ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में हमको टास्क दिया था कि आपको क्या करना है, एक रिज्यूम बनाना है ना। ठीक है, तो रिज्यूम आपको बनाना था टेबल से एंड ग्रुप पे पोस्ट करना था। तो आउटपुट तो किसी का आया नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे कि जो HTML के ड्रॉबैक्स है, वो HTML के ड्रॉबैक जो ओवरकम करता है उसको हम लोग बोलते हैं CSS। अब हम लोगों ने देखा था कि ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे बॉडी पे यहाँ पे मैं लगाता हूँ BG कलर ऑरेंज और इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे जो बॉडी है वो आपको पूरा ऑरेंज दिख रही है, करेक्ट। बट अगर मैं सेम प्रॉपर्टी यहाँ से निकाल के इस H1 पे लगाऊंगा तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो BG कलर है ये किसका एट्रीब्यूट है? बॉडी का। ठीक है, ये H1 का एट्रीब्यूट नहीं है, ये किसका एट्रीब्यूट है? बॉडी का। बट अगर मुझे H1 को भी बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे पास में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है फ़िलहाल HTML में कि मैं वहाँ पे ऐड कर पाऊँ, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे CSS। ठीक है, अब मैंने बोला CSS, तो ये जो आपका CSS है CSS का मतलब होता है आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब, कास्केडिंग का मतलब है आपका इनहेरिटेंस। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एक हायरार्की फॉर्म में होता है। पहले HTML, फिर उसके दो टुकड़े, एक बनता है हेड, दूसरा बनता है बॉडी। पूरा HTML का जो भी अपना आउटपुट रहता है वो कहाँ आता है? बॉडी में आता है। तो ये जो CSS है आप कोई भी लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हो, पेरेंट लेवल पे, चाइल्ड लेवल पे या उसके चाइल्ड लेवल पे। ठीक है, फिर आता है आपका स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब अगर मैं इस बॉडी पे अप्लाई करता हूँ तो ये बॉडी पे अप्लाई करने के बाद में इसके जितने भी चाइल्ड होंगे उन सभी पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो शीट का मतलब है ये .css, जो कि फाइल का एक्सटेंशन होता है जो हम लोग स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट, करेक्ट। अब मुझे CSS लगाना है, तो CSS हम लोग कैसे लगाते हैं? अब CSS के भी ना 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है आपका इनलाइन। इनलाइन का मतलब क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं। इनलाइन का मतलब क्या है? जहाँ पे आपका टैग है, जैसे ये आपका H1 टैग, ठीक है, मैं बाकी सारा डेटा रिमूव कर देता हूँ। जैसे आपका H1 टैग है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टाइल बैकग्राउंड ऑरेंज। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो, पहले जो चीज़ हम लोग बॉडी पे अप्लाई कर रहे थे, कैसे अप्लाई कर रहे थे? यूजिंग एट्रीब्यूट। अब वही सेम चीज़ हम लोग H1 पे अप्लाई कर रहे हैं, और कैसे अप्लाई कर रहे हैं? यूजिंग CSS। तो अभी हम लोगों ने जो CSS लगाया है, इस CSS को हम लोग क्या बोलते हैं? इस CSS को हम लोग बोलते हैं इनलाइन स्टाइल
शीट। इनलाइन का मतलब क्या है, एक ही लाइन में जहाँ पे आपका टैग है आपने उसी जगह पे आपका CSS लगाया है, ठीक है। तो ये होता है आपका इनलाइन स्टाइल शीट। तो ऐसे हमारे पास में अगर मल्टीपल एलिमेंट्स है, जैसे p टैग, स्टाइल, बैकग्राउंड, आई वांट रेड, ठीक है। तो इस जगह पे देखो आप जो पैराग्राफ है उसका रेड हो गया। तो ये जो स्टाइल है, इस बैकग्राउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस बैकग्राउंड इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट वर्ड यूज़ नहीं करते। एंड कोलन के बाद की जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। समझे, ये क्या है, प्रॉपर्टी और वैल्यू, समझे। तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब इनलाइन में ही एक दूसरा, अगर मेरे को प्रॉपर्टी लगाना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को सपोज इस रिज्यूम को एक दूसरा प्रॉपर्टी लगाना है जो कि मेरा नॉर्मल कलर, अगर मेरे को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आई हैव टू राइट कलर वाइट। और जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ देखो यहाँ पे रिज्यूम का कलर वाइट हो गया। बट ये कैसे हुआ, यहाँ पे हमने क्या दिया, सेमी कोलन, और यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में क्या है, कोलन। तो आप सेमी कोलन देके फिर से मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो ये है आपका इनलाइन स्टाइल शीट, ठीक है। इसकी 2 मार्च, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। बट अगर मेरे पास में ऐसे मल्टीपल टैग्स रहे, बहुत सारे टैग्स है, क्योंकि एक पेज बनाने के लिए हमको बहुत सारे टैग्स लगते हैं। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपको हर एक टैग, सपोज आपके वेबसाइट में 1000 लाइनें या 1000 टैग्स आपने यूज़ किए हो, तो आपको 1000 टैग्स के अंदर 1000 बार इनलाइन स्टाइल शीट लिखनी पड़ेगी, करेक्ट। तो इसका एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इंटरनल स्टाइल शीट। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है, जिसको हम इंटरनल CSS भी बोलते हैं। अब इस केस में क्या होता है ना, हम लोग इनलाइन नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं हेड में। ये आपके पैराग्राफ हो गए, ये आपका हेडिंग हो गया, अभी सारी चीज़ एम्प्टी हो गई। हम आएंगे हेड में, जहाँ पे आपका टाइटल टैग है उसके नीचे आपको लिखना है स्टाइल टैग ओपन एंड क्लोज। तो इस केस में जो आपका टाइप है text/CSS, ये ब्राउज़र को बताता है कि यहाँ पे जो कोड लिख रहा है वो टेक्स्ट टाइप का होगा या CSS टाइप का होगा। तो यहाँ पे H1, तो अब हमारे टैग का नाम क्या है, H1। तो आई विल राइट H1 कर्ली ब्रेसेस, और जो भी प्रॉपर्टी लिखना है मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। वैसे ही मैं लिखता हूँ P का मैं कलर लिखता हूँ सपोज रेड, तो पूरे के पूरे पैराग्राफ रेड हो गए। अब ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये एग्जीक्यूशन होता है टॉप टू बॉटम। कंपाइलर ऊपर से रीड करना शुरू करता है, पहले वो इस चीज़ को रीड करेगा, यहाँ से रीड करते हुए आएगा, फिर उसको यहाँ पे मिलेगा कि H1 को मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड रेड लगाना है, P को क्या करना है, कलर रेड लगाना है। तो जैसे ही वो बॉडी में आएगा, जितने उसको H1 मिलेंगे उस पर ये बैकग्राउंड रेड प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जितने उसको P मिलेंगे उस पर कलर रेड प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, समझे। तो इस तरीके से आपका इंटरनल स्टाइल शीट काम करता है। बट अब यहाँ पे ना कुछ इश्यूज है। इश्यूज ऐसे है कि यहाँ पे मैंने जब P सिलेक्ट किया तो सारे जितने भी पैराग्राफ थे, सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो गए, आपके रेड हो गए, ठीक है। बट व्हाट आई वांट इज कि मुझे सारे के सारे पैराग्राफ को रेड नहीं करना है, मेरे को सिर्फ पहले वाले को रेड करना है, या फिर दूसरे वाले को रेड करना है, या 3 ही रेड करना है। तो उस केस में हमारे पास में ना डिफरेंट सिलेक्टार्स है। तो अभी ये जो सिलेक्टार है जिसमें हमने क्या लिखा है P, इस सिलेक्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, टैग सिलेक्टार। CSS का पहला सिलेक्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैग सिलेक्टर। ये आपके टैग्स है,
ये पी टैग है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ पी लिखा। तो जब मैं इसे पी लिखूंगा तो ये इस पी को डिनोट करता है। तो ये आपका सबसे पहला सिलेक्टर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं टैग सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे गया। अब इसको मैं थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई करता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे सारे पी को रेड कलर नहीं देना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ पहले वाले पी को रेड कलर देना है। अब कंसीडर एक क्लास है CSE 7th सेम, ये क्लास है। इस क्लास के अंदर में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हर एक बच्चे को एक रोल नंबर असाइन करते हैं जो कि यूनिक होता है। अगर मैं कमांड करूँ कि रोल नंबर 1 क्लास के बाहर जाओ, तो वो सिर्फ एक सिंगल चाइल्ड पे अप्लाई होगा, एक स्टूडेंट पे अप्लाई होगा सिंगल, क्योंकि उसका रोल नंबर क्या है, 1। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ CSE 7th सेम बाहर जाओ, तो इस क्लास के अंदर में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चे कहाँ जाएंगे, 50 के 50 बच्चे कहाँ जाएंगे, क्लास के बाहर जाएंगे। समझे? तो उसी हिसाब से CSS में हमारे पास में एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ID और क्लास। तो ये जो रोल नंबर है वो रिप्लेस हो जाता है आपका ID से। तो हम लोग जैसे क्लास में रोल नंबर देते हैं तो यहाँ पे देते हैं ID। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट है क्लास। ठीक है, तो ID का मतलब क्या, जब मेरे को किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरा 1। तो हमने क्या लिखा, ID क्या लिखा हमने, पैरा 1, और मुझे सिर्फ पैरा 1 को ही कलर अप्लाई करना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा हैश पैरा 1 लाइक दिस। तो अभी आप देखोगे कि इस केस में क्या हुआ है, जो ये ID हमने दिया है पैरा 1, ये पैरा 1 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और ये H1 जो है ये कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पहला वाला जो H1 है ये क्या हो गया, कौन सा सिलेक्टर हो गया, ये टैग सिलेक्टर। दूसरा वाला जो पैरा है ये क्या हो गया, ID सिलेक्टर। करेक्ट। तो ID यूनिक होगी। एक पेज में, जैसे ये index.html का पेज है, इसके अंदर जो ID है ये कभी रिपीट नहीं हो सकती। आप किसी दूसरे पैरा को पैरा 1 नहीं दे सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप दोगे तो ब्राउज़र आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, ब्राउज़र कभी नहीं बताएगा कि आपने मिस्टेक की हो। बट मैं फिर से यहाँ पे ID पैरा 1 नहीं दे सकता, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा पैरा 3। ये पैरा 1 हो गया, पैरा 2 हो गया, पैरा 3 हो गया। तो मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा हैश पैरा 3 कलर, आई थिंक लाइट ब्लू। तो देखो यहाँ पे ये जो है 3rd नंबर का पैराग्राफ, इसका कलर चेंज हो गया किस चीज़ में, लाइट ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ID का यूज़ करते हैं। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमको एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करना, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई करना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास, ठीक है, BG और मैं लिखता हूँ TXTUN, मतलब टेक्स्ट अंडरलाइन। ये यूज़र डिफाइन है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट जो टैग्स है उसका नाम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं प्री डिफाइन। प्रॉपर्टी वी विल यूज टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो कहाँ पे लगा हमने, इस नंबर पे, यहाँ पे। तो देखो पैराग्राफ नंबर 2 जो है, दिस वन, इसका आपका क्या हो गया, अंडरलाइन अप्लाई हो गया।
ठीक है। अब आईडी की और क्लास की खास बात क्या है कि आईडी हमेशा यूनिक होगी, एक ही बार आएगी पेज में। क्लास कितने बार भी आ सकती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपका ये जो क्लास है, अब मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ नंबर 6 को भी मेरे को अंडरलाइन करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ लाके पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखो पैराग्राफ नंबर 2 एंड पैराग्राफ नंबर 6 दोनों को सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ये एक ही क्लास यहाँ पे भी लग रही है, ये एक ही क्लास यहाँ पे भी लग रही है। तो अगर मैं क्लास यूज़ नहीं करता तो मेरे को और 2 अलग आईडी बनानी पड़ती, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्लास को क्या बोलते हैं, ये है, ये आपका एक और सिलेक्टर हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे क्लास सिलेक्टर, समझे। दिस इज योर क्लास सिलेक्टर। ओके। अब थोड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसी है कि मैंने आपको आईडी बताया तो बराबर, पर जो डिज़ाइनर लोग होते हैं, जो वेबसाइट का डिज़ाइन करते हैं, जो डिज़ाइनर होते हैं, वो लोग कभी आईडी का यूज़ नहीं करते। बहुत ही रेयर कंडीशन में, बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे आप आईडी का यूज़ करोगे। ये आईडी किसके लिए होती है, अभी जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग चल रही है, तो ये जो आईडी है ये होती है आपके जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए, जो इस आईडी का यूज़ करके फिर एनिमेशन बनाए, वैलिडेशन करे, कुछ भी करे। पर कभी भी डिज़ाइनर आईडी का यूज़ नहीं करते हैं HTML को कलर देने के लिए या कुछ भी देने के लिए। अगर आपको कलर देना है, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो आप हमेशा क्लास का यूज़ करोगे। आपको ध्यान में रखना है कि आप कभी भी आईडी का यूज़ नहीं करोगे। जब भी हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम लोग कभी भी आईडी का यूज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको बताया कि आईडी क्या होता है। हम लोग हमेशा, जो भी डिज़ाइनर होता है वो हमेशा क्लास का यूज़ करता है, और क्लास की खास बात क्या है कि वो कितने बार भी रिपीट हो सकता है। अब मैं क्या एक साथ 2 क्लास लगा सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट फॉन्ट, मैंने एक क्लास बना दिया, और यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, ठीक है। तो यही सेम क्लास क्या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, साथ में स्पेस देके आप ऐसे 2 क्लासेस भी लगा सकते हो। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो अभी दिस इज़ पैरा जो है, इसका आपको फॉन्ट साइज़ कितना मिल रहा है, फॉन्ट साइज़ है इसका 50 पिक्सल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल क्लासेस लगा दी। हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आईडी भी लगा सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम क्लास यूज़ करेंगे तो आईडी यूज़ नहीं करेंगे, आप कर सकते हो। इसको हम लोग बोलेंगे पैरा 2, ठीक है। तो इस केस में जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर है वो यहाँ से हमारी आईडी को यूज़ कर सकता है, बट हम लोग आईडी का यूज़ कभी भी डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको समझना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे कितने सिलेक्टर्स हो गए। पहला सिलेक्टर हो गया है आपका टैग सिलेक्टर, दूसरा सिलेक्टर हो गया आपका आईडी सिलेक्टर, तीसरा सिलेक्टर हो गया आपका क्लास सिलेक्टर। गॉट इट। तो एक्सटर्नल CSS में बाद में बताऊंगा, पहले मैं यही चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे कितने सिलेक्टर्स देखे, 3। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं जो प्रॉपर्टी पैरा 3 को लगी है, ठीक है, वो मैं एक दूसरे क्लास में, मतलब दूसरे एलिमेंट में भी लगाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और टैग बना दिया बोल्ट,
दिस इज बोल्ड टैग। और अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये बोल्ड टैग है। मैं चाहता हूँ कि बोल्ड टैग में क्या हो, जो पैरा 3 को हमने कलर दिया लाइट ब्लू, वो लाइट ब्लू कलर इस बोल्ड टैग को भी लग जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉमा देके लिख देंगे बी। तो बी का मतलब क्या है, बोल्ड। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो पैरा 3 को बैकग्राउंड कलर लगा, सॉरी जो टेक्स्ट कलर लगाया हमने लाइट ब्लू, वही सेम लाइट ब्लू कलर किसको लग गया है, बोल्ड टैग। गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैंने कॉमा लगाया है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, ग्रुप्स क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करके फिर कोई एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना। तो ये हो गया आपका ग्रुप सिलेक्टर। गॉट इट। अगर आपकी ये फंडे क्लियर है तो आपको बहुत इजीली जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो समझ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्टर है ग्रुप सिलेक्टर। गॉट इट। अब मैं कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ जो अपने काम में आती है। तो अब CSS की प्रॉपर्टीज़ अपने को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो सबलाइम है इसमें सजेशंस आते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट p lorem टैग, डमी डेटा आ गया अपना, यहाँ पे गया p पे मेरे को फॉन्ट प्रॉपर्टी लगानी। तो देखो जैसे ही मैं फॉन्ट लिखूँगा तो यहाँ पे ना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आ रही है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही है। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो CSS 3 में आई है ना। फिर अगर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये पूरा आपको सजेशंस दे रहा है ना। तो अब हम लोग जाते हैं, वी विल फर्स्ट यूज़ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में अप्लाई करता हूँ बॉडी। ठीक है, जो मेन पेरेंट है ये आपका आ गया। तो इस जगह पे इस बैच 1 में अभी ना कोई भी इमेज नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मेरे फोल्डर में ना एक इमेज डाल लेता हूँ, सो दैट कि मेरे को इमेज, हेलो बोलो ना। ठीक है मैं लगाता हूँ, मैं क्लास में। ठीक है, देखो यहाँ मैंने एक इमेज डाल दी, तो इमेज प्रॉपरली दिखती नहीं है सबलाइन में। ओ सॉरी, उसका फॉर्मेट भी थोड़ा सा अलग है, मैंने गलत डाल दिया। जस्ट JPG या PNG हम पुट करेंगे। कार वाली इमेज ले लेता हूँ मैं, या यहाँ पे आई है बट हाई रेजोल्यूशन है, तो पूरी की पूरी इमेज दिखेगी नहीं। ग्रेट। तो यहाँ पे गया, आई विल राइट बैकग्राउंड, सबसे पहले प्रॉपर्टी इमेज, यहाँ पे लिखेंगे URL। अब मुझे इमेज लगाना है, हमारी इमेज का नाम क्या है, 1.jpg। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1.jpg लाइक दिस। और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो सी यहाँ पे मेरा टेक्स्ट भी है और मेरी इमेज भी है। तो टेक्स्ट का कलर मेरे को रेड कर देना है, कलर रेड, ताकि विजिबल हो, और ये विजिबल है। बट जैसे ही मैं ब्राउज़र को बड़ा करता हूँ तो इमेज दिख तो रही है, बट क्या इशू हो गया, इमेज की रिजोल्यूशन हाई होने की वजह से जितने पिक्सल्स उस ब्राउज़र में आ रहे हैं उतना ही अपने को दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड जो इमेज है उसका साइज़ हमको करना है छोटा।
तो आई विल राइट 100 पिक्सल। तो अब देखो दिख रहा है इमेज का जो साइज़ है वो कितना हो गया 100 पिक्सल। और ब्राउज़र को क्या करना है, पूरी की पूरा जो बैकग्राउंड है वो कवर करना है बॉडी का, तो इसलिए वो इमेज क्या हो गई, वो रिपीट हो गई, है ना। तो यहाँ पे 100 पिक्सल देते बराबर 100 पिक्सल क्या हो गया आपका हाइट, और अगर 100 पिक्सल देता हूँ तो दिख रहा है हाइट वेट दोनों सेम हो गए। तो अभी ये जो इमेज है आपकी स्क्वायर शेप में दिख रही है, विड्थ और हाइट, है ना। विड्थ है, पहला आपका विड्थ है, देन आपका हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ आई राइट 100%। तो ये देखो विड्थ 100%। 100% का मतलब क्या होता है, ये देखो 100% का मतलब है जितना आपका कंटेनर है ना। कंटेनर आपका कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो ब्राउज़र की विड्थ होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक परसेंट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो टोटल विड्थ इक्वल्स टू 100%। ये देखो हाइट बढ़ गई 500 पिक्सल, मैं जैसे ही बड़ा करता हूँ स्ट्रेच हो गई इमेज। तो क्या कर रहा है ये ब्राउज़र की 100% विड्थ कवर करने का ट्राई कर रहा है, समझे। तो पहला पैरामीटर क्या है आपका विड्थ। जब हम लोग पिक्सल लिखते हैं px लिखते हैं तो वो क्या करता है, जितने डॉट्स है उस हिसाब से कैलकुलेट करता है। जब हम लोग परसेंटेज लिखते हैं तो जितना कंटेनर है, दिख रहा है, मैं जैसे बड़ा छोटा करूँगा तो कंटेनर की ऑटोमेटिक फुल विड्थ लेने का ट्राई करूँ, दिख रहा है। तो ये है परसेंटेज। अब मैं इसको वापस थोड़ा पिक्सल में डाल देता हूँ। तो देखो अभी ये जो इमेज है ना ये रिपीट हो रही है, ये इमेज रिपीट हो रही है। मेरे को इमेज को रिपीट बंद करना है, तो आई विल राइट बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आपकी इमेज जो है ना वो एक ही बार आई, रिपीट नहीं हुई। पर ये इमेज क्या, बैकग्राउंड इमेज दिख रहा है क्योंकि टेक्स्ट आपका ऊपर दिखाई दे रहा है और इमेज आपकी बैकग्राउंड में दिख रहा है। तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। बट मेरे को रिपीट कराना है, पर कैसे कराना है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं देखो अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो आपकी इमेज रिपीट तो हो रही है, बट कैसे रिपीट हो रही है, हॉरिजॉन्टल। और अगर मैं करता हूँ रिपीट वाई, तो देखो आपकी इमेज किस तरीके से रिपीट हो रही है, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल, है ना। तो ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी कभी कभी अपने को ज़रूरत पड़ता है डिज़ाइन बनाने के लिए, है ना। और इसको मैं कर देता हूँ अगेन नो रिपीट, क्योंकि मैं नहीं चाहता रिपीट हो, तो ये एक ही बार आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इमेज थोड़ा सा कॉर्नर से नीचे की तरफ मूव हो जाए या एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, पहले मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश, तो देखो 10 पिक्सल किधर से मूव हुआ, एक्स एक्सिस। ये बॉर्डर है, बॉर्डर से हम लोग 10 पिक्सल किधर मूव हुए, राइट की तरफ, है ना। अगर मैं इसको करता हूँ 40 पिक्सल, तो ये देखो 40 पिक्सल मूव हुआ फ्रॉम एक्स एक्सिस। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40 पिक्सल, तो टॉप टू बॉटम कितना हुआ, 40-40 दिख रहा है। तो ओरिजिन कौन सा होता है, जैसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स में हम लोग कभी भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे।
तो हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते थे, एक ऐसी लाइन बनाते थे और ऐसी लाइन, तो ये आपका एक्स एक्सिस होता था, ये ऊपर वाई एक्सिस होता था। बट यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें अलग है, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस ऐसा ही है बट आपका वाई एक्सिस किधर है, नीचे की तरफ, और ये है आपका एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट कौन सा, ये जो जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ये पॉइंट है। यहाँ से चीज़ें राइट जा रही है, यहाँ से चीज़ें बॉटम जा रही है, तो इस पॉइंट को हमेशा हम लोग ओरिजिन कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। फिक्स्ड, अब ये कैसे काम करता है, हम लोग गए पैराग्राफ में, इसके लिए मेरे को कंटेंट बढ़ाने पड़ेंगे थोड़े, तो मैं ये कंटेंट बढ़ा दिया। अभी देखो क्या होता है, जब मैं इसको होवर कर रहा हूँ, सॉरी स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आपकी जो इमेज है ना वो फिक्स्ड हो गई है, दिख रहा है। कंटेंट भले ही नीचे नीचे हम लोग जा रहे पढ़ते पढ़ते, स्क्रॉल कर रहे बॉटम में, बट ऊपर अगर आप आएंगे तो आपकी जो इमेज है वो क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है। ये इमेज क्या हो गई है, फिक्स्ड। बाय डिफ़ॉल्ट इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्रॉल। जैसे मैं गया स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हाँ सेव नहीं किया था, या देखो दिख रहा है। तो जब मैं स्क्रॉल लिख रहा हूँ तो वो कंटेंट के साथ में क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है, और जब मैं फिक्स्ड कर दे रहा हूँ तो आपकी कंटेंट ऊपर नीचे हो रहा है बट इमेज आपकी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, गॉट इट। ये हो गया बैकग्राउंड। इसके अलावा और भी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ है, आप लोग पढ़ सकते हो, है ना। बैकग्राउंड कलर, अगर मैं बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ, सपोज हम लोग ब्लू दे देते हैं, सी, दिख रहा है। तो अभी क्या हुआ, मैंने बैकग्राउंड कलर भी इसको लाइट ब्लू कर देता हूँ, ज़्यादा डार्क हो गया तो ये सी, बैकग्राउंड को कलर भी लग गया, बैकग्राउंड पे इमेज भी आ गई है, और उसके ऊपर कंटेंट भी आ गया, है ना। तो हम लोग ये जो प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, बॉडी पे लगा रहे हैं। और बॉडी जो आपका ब्राउज़र है, ये पूरा का पूरा ब्राउज़र क्या होता है, आपकी बॉडी होती है। तो इसलिए वो पूरे जितना भी बड़ा कंटेनर है वो सभी जगह पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये होगी आपकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसी प्रॉपर्टी होती है आपकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है, पहले हमने कलर दे दिया, फिर आपका टेक्स्ट अलाइन आ गया। टेक्स्ट अलाइन कैसे, देखो अभी यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन है, यहाँ पे देखो लेफ्ट अलाइन चीज़ें पूरी प्रॉपर दिख रही है, बट राइट अलाइन यहाँ पे पूरा मिसमैच है। अभी जो टेक्स्ट अलाइन है, क्या हम लोगों ने HTML नहीं पढ़ा था? यस, मैं
HTML में यहाँ पे अलाइन लिखता था अगर मुझे HTML से देना रहता था, ठीक है। बट जब हम लोग CSS यूज़ कर रहे हैं तो हमको ध्यान में रखना है कि जितनी कम चीज़ें हम लोग इस टैग के अंदर में पुट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट CSS यूज़ करते टाइम पे इस टैग को नहीं देंगे, है ना। ये बैड प्रैक्टिस है कोडिंग की। यहाँ पे वी विल राइट टेक्स्ट अलाइन, आई विल राइट जस्टिफाई। तो देखो हम जैसे ही आप जस्टिफाई दे देंगे तो इधर से भी अलाइन हो गया, इधर से भी अलाइन हो गया। तो इसका भी सेम प्रॉपर्टी है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। फिर आपको टेक्स्ट डेकोरेशन आ गया, अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, अंडरलाइन। अंडरलाइन के अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, आप लिख सकते हैं ओवरलाइन, जो वैल्यूज़ है उस प्रॉपर्टीज़ की। ओवरलाइन का मतलब है कि टेक्स्ट के ऊपर आपकी लाइन आएगी, या फिर आप लिख सकते हैं लाइन थ्रू। तो लाइन थ्रू का मतलब है कि बीच में से लाइन जाएगी, ठीक है। फिर आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो सपोज पहला अल्फ़ाबेट अपर केस में, बाकी लोअर केस में, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम लोग लिखेंगे अपर केस। दिख रहा है? इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ फॉर बेटर क्लियरिटी। ठीक है। फिर है आपका टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, आई विल मेक ग्रीन, और एक और 1 पिक्सल बच गया। नाउ इट इज सॉलिड नहीं आएगा। ये देखो जैसे ही मैं इस 1 पिक्सल को 4 पिक्सल करता हूँ तो ये देखो ये शैडो एक्स एक्सिस से 4 पिक्सल मूव हुई, और ये यहाँ पे अगर मैं 4 पिक्सल करता हूँ तो ये वाई एक्सिस से 4 पिक्सल नीचे मूव हुई। और ये जो 1 है ये क्या है? ये ब्लर करने के लिए। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा, अभी आपको शैडो देखो क्लियर दिख रही है, ये ब्लर हो गई। मैं जैसे इसको 0 के आसपास लेके आता हूँ ना, ये प्रॉपर फुल क्लियर हो जाएगी। जो आपका टेक्स्ट है वही आपकी शैडो एग्जैक्ट दिखेगी। दिख रहा है? तो ये 1 से लेके 10 तक के आप कुछ भी डाल सकते हो शैडो, ठीक है। तो इसको मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ वापस, कि ये बराबर इस टाइप से ये टेक्स्ट शैडो हम लोग क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे आपका एक आ जाता है टेक्स्ट ओवरफ्लो। अभी मैं नहीं बताऊंगा, ओवरफ्लो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। वर्ड रैप, नो रैप। वर्ड रैप का एक होता है, वर्ड रैप में हम लोग लिखेंगे रैप का। मैं बताता हूँ रैप में क्या होता है कि अगर हम नो रैप करते हैं तो ये जैसे ब्राउज़र में छोटा करो या बड़ा करो तो ये क्या करेगा? इधर स्क्रॉल देगा,
जब तक कि मैं ब्रेक नहीं लिखता ये सीधा सीधा लिखते जाएगा जैसा नोटपैड में होता है। तो उस केस में हम लोग नो रैप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, है ना। अगर मेरे को सीधा हॉरिजॉन्टल लिखते हुए ही जाना है जब तक कि यूज़र खुद से ब्रेक टैग अप्लाई नहीं करता या फिर एंटर नहीं दबाता, ठीक है। तो जैसा आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऐसे ही फॉन्ट प्रॉपर्टी है, फॉन्ट फैमिली, रिफ्रेश, ये देखो फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बट जो हमको रिक्वायर्ड है हम लोग वही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फॉन्ट वेट बोल्ड। जैसे हम लोग बोल्ड टैग का यूज़ करते थे, अब मुझे इस पैराग्राफ को जो भी इसके अंदर डेटा है उस सभी को बोल्ड करना है, तो फॉन्ट वेट बोल्ड करेंगे। और फॉन्ट वेट में ना नंबर का भी यूज़ किया जाता है। 100 से आपको मिलेगा 700 तक के, 0 से। तो यहाँ पे जैसे मैं 700 करता हूँ तो देखो 700 मतलब फुल। तो एक 100 का गैप देके नॉर्मल फॉन्ट और बोल्ड फॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबरिंग वही सेट किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है करके, है ना। तो एक जो अपना लास्ट टॉपिक रह गया विच इज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या बोलता है कि अगर मुझे हेड में कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, मैंने पूरा यहाँ से निकाल दिया, मैं नहीं चाहता कि मुझे HTML के फाइल में कोई चीज़ लिखना है, मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा style.css, ये। और इसको हम लोग लिंक करेंगे किसके साथ, इंडेक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे style.css। तो देखो अभी ये स्टाइल की फाइल है और ये इंडेक्स की फाइल है, और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे गया, मैं लिखता हूँ p कलर ग्रीन, रिफ्रेश, देखो ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पूरी की पूरी फाइल ही अलग बना दी। ना हम हेड में कोड कर रहे हैं, ना हम इनलाइन कोड कर रहे हैं, टैग में कोड कर रहे हैं। हम लोग कोड कहाँ पे कर रहे हैं, सेपरेटली। तो ये सेपरेट कोड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना, कि अगर मेरे पास में बहुत सारे HTML के पेजेस है, अगर मेरे वेबसाइट में 50 HTML के पेजेस है और एक मेरी अगर CSS की फ़ाइल है, तो मैं एक फ़ाइल से पूरे के पूरे 50 पेजेस में चेंजेस कर सकता हूँ एक जगह कोड करके। तो एक CSS की फ़ाइल मल्टीपल HTML की फ़ाइल में चेंजेस कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी हम लोग देते हैं एक्सटर्नल CSS को। हमेशा हम लोग कौन से CSS यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल। फिर अगर एक्सटर्नल से कुछ नहीं होता है तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनल, और फिर यूज़ करते हैं इनलाइन। तो ये प्रायोरिटी हमेशा पहले एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, फिर इनलाइन, इस टाइप से रहती है। तो हमेशा अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा यूज़ अपने को एक्सटर्नल का करना है और इंटरनल का। इनलाइन का हम लोग बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयर, ठीक है। सो होप सो आपको इतनी चीज़ें क्लियर होगी। अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, प्लस आप असाइनमेंट सॉल्व करके पोस्ट करो, है ना। तो उसमें भी अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका मैं फाइल भेज देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए।